हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने पूर्व आईपीएस राजेश पांडे से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में है। अतीक आखिर इतना दुर्दांत अपराधी कैसे बना और कैसे इतनी दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम देता था, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिनको सुपर कॉप आईपीएस अफसर के रूप में जाना जाता है। राजेश पांडे जी रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। सर, हम अतीक की बात करते हैं। अतीक इतना दुर्दांत अपराधी कैसे बना? लंबा करियर है, चूंकि एसटीएफ की स्थापना में भी आप रहे हैं, आपने देखा है कि प्रयागराज के आप रहने वाले भी हैं, तो कैसे उसने अपना अपराध का साम्राज्य खड़ा किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये साम्राज्य कोई एक दिन में नहीं खड़ा किया गया होगा। किसी का भी साम्राज्य एक दिन में नहीं खड़ा होता। ये 40 साल का साम्राज्य है और जिस समय चांद बाबा की तूती उसी इलाके में बोलती थी जो इस समय इसका प्रभाव क्षेत्र है, और 89 में जब पहली बार इसने इलेक्शन इलाहाबाद पश्चिमी से लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया तो इसके सामने चांद बाबा था, अपराध की दुनिया का उस समय का बेताज बादशाह, जो ये छोटे छोटे काम, रंगबाजी वसूल करना, स्टैंड से पैसे लेना, रेलवे स्टेशन के जो कबाड़ हैं उनकी बिक्री में हस्तक्षेप करना, छोटे छोटे काम उस समय किया करता था और वही चांद बाबा करता था। आपस में दोनों के लोगों का झड़पें होने लगी और इसी इलेक्शन में रिजल्ट निकलने के पहले बहुत भीषण संग्राम दोनों गुटों में हुआ और उसमें चांद बाबा की हत्या हो गई। चांद बाबा की हत्या होते ही अतीक हो गया। उसके बाद 2003 में इसके पिताजी का एक सरफराज नाम था उसका, या अशरफ नाम था उस आदमी का, उसको गोली मारी गई। उसमें इसके बाप नामजद हुए, इसके पिता हफीज़ जो तांगे वाले थे वो नामजद हुए, वो जेल गए। फिर धीरे से 2005 आ गया जब राजू पाल ने पहली बार इनको राजनीतिक रूप से शिकस्त दी 89 के बाद से। तो ये राजनीतिक शिकस्त या किसी तरह की शिकस्त अतीक को बर्दाश्त नहीं होती थी और उस सिटिंग विधायक को कितनी ब्रूटल तरीके से, कितने विभत्स तरीके से उसकी हत्या हुई। उसमें अशरफ लाइमलाइट में आए। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि 2017 के बाद से इसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही थीं, घर गिराए जा रहे थे, अतिक्रमण गिराए जा रहे थे, इसका बड़ा ऑफिस अतिक्रमित करके जहाँ बना था उसको गिराया गया। तो ऐसा लगा कि इसका प्रभाव कम हो रहा है। तो इसको लगा कि ऐसे तो अपनी गाड़ी चलेगी नहीं, कल को लोग फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। तो इस प्रभाव को एक बार फिर से दिखाने के लिए, जमाने के लिए उमेश पाल की हत्या हो गई। और उमेश पाल की हत्या जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज तैर रही हैं, आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप देखिए उसको। तो फिर शासन का धर्म है, प्रशासन का धर्म है, पुलिस का भी धर्म है कि इस तरह से आप समझिए कि उस ज़माने में जिस समय इसने पहले किया था वो इंटरनेट का युग नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। उस समय की रिकॉर्डिंग आपको शायद कहीं किसी के पास हो मिल जाए, लेकिन अब की बार उमेश पाल में जो हुआ वो सबके मोबाइल में कैद है। देखते हैं लोग, बाप रे बाप कैसे हुआ। तो फिर कार्रवाई शुरू हुई। मुख्यमंत्री जी ने सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि मैं ऐसे माफिया को या इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो एक बार जब मुख्यमंत्री की विल पावर, मुख्यमंत्री इस मामले में स्ट्रांग हुए तो नीचे ये संदेश अपने आप चला जाता है। और फिर एसटीएफ ने, एटीएस ने, जिला पुलिस ने, एलआईयू ने, इंटेलिजेंस ने, सब ने मिलकर समेकित प्रयास किया और धीरे धीरे इनके एक एक करके गैंग मेंबर्स पकड़े भी गए, जेल भी गए। इनकी प्रॉपर्टी सब अब उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है। असद मारा गया और भी शूटर मारे गए, कुछ बचे हुए हैं उनके लिए परसू कर रहे हैं। तो एक इतने बड़े साम्राज्य को गिरते 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 भी समय लगेगा। अब इसका प्रभाव खत्म हो गया है। साम्राज्य की जो बनाया गया है इतने दिनों में, उसके भी एक एक इंच ज़मीन की का हिसाब किताब हो रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो उसका प्रभाव था उस समय, आपने सुना होगा, बड़ा प्रयागराज में सब लोग इस बात को जानते हैं कि इसके एक बेल की सुनवाई में हाई कोर्ट के 10 जजेस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था।
कंटिन्यूअस 2012 से 2013 के बीच में, और फिर 11वें जज ने इसको बेल दी थी। तो ऑनरेबल जजेस जब अपने आप को किसी सुनवाई से अलग करते हैं तो कोई उसमें रीज़न नहीं देते कि मैं किस वजह से अलग हो रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं रीज़न क्या होगा, हम भी जानते हैं, और पूरा प्रयागराज जानता है कि क्या रीज़न रहा होगा कि जजेस ने अपने आप को उसकी सुनवाई से अलग किया होगा। बस केवल इसी से आप अंदाज़ लगा लीजिए कि उसका कितना खौफ था, कितना डर था, कितना संगठित कर लिया था उसने अपने आप को, कितनी कनाइवेंस थी उसमें, पुलिस की, जेल के अधिकारियों की, रेवेन्यू के अधिकारियों को, कोई बचा नहीं था। सारे डिपार्टमेंट उसके सहयोग में ही लगे रहते थे। सरकारें आती जाती रहीं लेकिन उसकी सल्तनत बरकरार रही। सर, लंबा करियर रहा है आपका, आप पुलिस अफसर के रूप में आपने सेवा दी है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में। कभी आमना सामना हुआ अतीक का आपका और किसी मामले में, चूंकि वो बड़ी दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम देता था? नहीं, मैंने कई बार जिक्र भी किया है। इसी लखनऊ में 2015 में जब मैं 2016 में जब मैं यहाँ एसएसपी था और हमारे डीएम राजशेखर साहब थे, तो इन्हीं सुगनामल, जो इतने प्रसिद्ध यहाँ के कपड़ा व्यवसायी हैं, इन्हीं सुगनामल की एक प्लॉट था पीजीआई के पास। ये और इसके आदमी वहाँ घुस गए और बाउंड्री बनवाने लगे। बड़ा कीमती प्लॉट। अतीक अहमद भी थे? अतीक अहमद अभी स्वयं थे, मौजूद थे ये। फिर लोगों ने जब बताया तो ये सुशील गुरनानी, सुगनामल के जो मालिक हैं जिनका प्लॉट था, ये भाग के गए। इनको धकिया के वहाँ से भेज दिया कि रहा होगा तुम्हारा, कागज़ रखे रहो अपने पास, ये हमारी ज़मीन है। फिर वो आए हमारे पास, एसओ को वहाँ मौके पर भेजा। उसने बताया कि हाँ साहब, असलहे वाले बहुत हैं। डीएम साहब से रिक्वेस्ट की, डीएम साहब ने एक रेवेन्यू की टीम भेजी। उसने वहाँ मौके पर सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड देख के उसका नामांकन किया। तो गुरनानी भी सही था, गुरनानी के पेपर्स भी सही थे। फिर वो इस बात से उसको वहाँ से फिर पुलिस और पीएसी लगा के उनके लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। वो इस बात से इतना नाराज़ हुआ कि गुरनानी का होटल है, होटल सिल्वरेट, ये नेशनल कॉलेज के सामने जो देखा चल के बगल में, ये पूरा अपना लाव लश्कर लेके वहाँ चला गया। सीसीटीवी बंद कराई। फिर कहा कि बड़ा शौक है फ़ोटो खींचने का, मेरा फ़ोटो खींच लो, दे आओ। फलां फलां 20 लोगों का नाम लिया उसने। तो ये दुस्साहस है। और इतना सब होने के बाद भी गुरनानी को कितना घेरा हम लोगों ने, लेकिन उसने एफआईआर नहीं कराई। उसने कहा साहब हम एफआईआर नहीं कराएंगे, हम शहर छोड़ के चले जाएंगे लेकिन एफआईआर नहीं कराएंगे, हम इसे लड़ नहीं सकते। तो ये उसकी दहशत थी। राजधानी लखनऊ में इस तरह की नहीं। और फिर उसके बाद खदेड़ा गया, दोबारा वो वापस आया नहीं। हमने और हमारे डीएम ने ये तय कर लिया कि नहीं, जो सही है वो सही है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसी आदमी की ज़मीन है, इसके पास जो पेपर हैं वो सब सही हैं, दूसरा कोई कैसे इस पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद, और आज का दिन है, फिर कभी इतनी हिम्मत नहीं की अतीक ने या उसके गैंग ने कि वो राजधानी के भीतर प्रवेश भी करे। सर, एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि लंबा अनुभव है आपके पास, एसटीएफ की स्थापना टीम में आप थे। पहला एनकाउंटर एसटीएफ की टीम ने जो किया उसमें भी आप शामिल थे, शिव प्रकाश शुक्ला का। कैसे इतने जो बड़े अपराधी हैं कैसे अपना एम्पायर चलाते हैं? क्योंकि कानून है, तमाम पुलिस की एजेंसियां हैं, सरकार है, तो सबको ये कैसे मात दे देते हैं? आखिर इनके पीछे का जो क्या बैकग्राउंड होता है? देखिए, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि 100 से अधिक मुकदमे थे और अभी पहले एकमात्र मुकदमे में सजा हुई है। तो जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई घटना हुई है, चार्जशीट लग गई है, उसमें आरोप पत्र पहुंच गया है, आरोप तय हो गए हैं, ट्रायल शुरू हो गया है, तो गवाहों की ज़रूरत होती है। तो गवाह या तो भय से या लालच से, एक तो अदालत में जाते नहीं थे। अगर फिर भी किसी ने जिद की तो वो मारा जाता था। तो अदालतें क्या करें? उनके पास फाइल पर जब कोई सबूत नहीं है, उनके पास फाइल पर कुछ क्रॉस करने के लिए नहीं है, क्या करेंगे? तो 100 मुकदमे, जिनमें से 40 से अधिक का ट्रायल ख़त्म हो गया है, किसी में सज़ा नहीं हुई। तो उसे तो वो तो और निर्भीक होता चला गया ना, कि हम चाहे जो करें, है किसी की हिम्मत जो अदालत में जाकर मेरे खिलाफ गवाही देगा? भाई उमेश पाल क्यों मारा गया? गवाही तो था इसके एक मुकदमे का कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, कल तुम गवाही पूरी करके आ गए, हम तुम्हें दुनिया में नहीं रहने देंगे, ताकि ये मैसेज जाए कि उसको देख लो एक बार। ये है उसमें पुलिस वालों की कनाइवेंस, उसमें जेल वालों की कनाइवेंस, उसमें तहसील स्टाफ की कनाइवेंस।
साहब आप देखिए ना कि जमीन, बाप रे बाप, मतलब कितनी जमीनों का लालच कि उसके लिए अब वो एक आदमी को, मोहित अग्रवाल को देवरिया जेल में बुलवा लिया, पिटवा दिया, उसकी जमीन लिखवा ली, उसका मकान लिखवा लिया। बड़ा फेमस केस है मोहित अग्रवाल का, सब लोग जानते होंगे। जमीन के लिए लड़के उसके यहाँ से उठा के ले गए किडनैप करके, वहाँ पीटा और वहाँ लिखवा लिया। ये तो भला हो कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, आदेश हुआ, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ। सर आखिरी सवाल, छोटा सा आखिरी सवाल लेंगे कि अतीक का गैंग भी अब सफाया हो रहा है, उसके बेटे सहित कुछ अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं, उसकी जो गैंग खत्म हो रहा है वो खुद मारा गया है। इसके लिए क्या किसी आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या उसने खुद अपनी गैंग, अपनी मौत को दावत दी इस तरह के दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम देकर? भाई बड़ी साफ सी बात है, जब आप जानते हैं कि उमेश पाल विरोधी है, उसके खिलाफ मुकदमे का गवाह है, अदालतों में परसू कर रहा है, उसकी किडनैपिंग आपने कर ली, आपने उसकी ऐसी तैसी कर दी, आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसने अपनी सुरक्षा के लिए 10-20 सीसीटीवी लगा रखी हैं, आपके आदमियों ने 100 बार रैकी की, वहीं रहते ही हैं, आपको पता नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, और फिर भी दिन दहाड़े बिना मुंह बांधे हुए, मुंह खोल के, तो आप उससे अंदाज लगाइए कि क्या चाहते हैं वो चाहते थे कि हमारा एक बार फिर से वर्चस्व कायम हो, वो चाहते थे कि हम फिर एक बार लाइमलाइट में आए, वो चाहते थे कि हम एक बार फिर लोग हमको जाने, हमसे डरें। तो इस तरह साम्राज्य किसी का जो बढ़ा वो एक दिन में नहीं बढ़ा, बड़ा स्ट्रेटेजिकली बढ़ाया गया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खास बातचीत। बहुत 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 बहुत। आप थे रिटायर्ड आईपीएस अफसर राजेश पांडे जी, उनके जुबानी हमने सुनी अतीक की कहानी, कैसे वो इतना दुस्साहसिक अपराधी बना और कैसे वो इतनी दुर्दांत घटनाओं को उत्तर प्रदेश में अंजाम देता था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।